Hello and good morning, students. Welcome back to online chemistry classes, courtesy DOE Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. बच्चों, आई होप आप सब सुरक्षित हों, स्वस्थ रहें इस कोरोना काल में और हमारी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रहे। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए आज बच्चों हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था। यानी पिछली बार आपको याद होगा हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए थे। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये सारे चैप्टर बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है, विच इज योर केमिकल काइनेटिक्स। आप देख सकते हैं स्लाइड में, हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स बच्चों करने जा रहे हैं शुरुआत। तो आइए इसमें मेरा साथ देंगे, आप देख सकते हैं हरप्रीत सिंह सर जो कि लेक्चरर केमिस्ट्री हैं किशनगंज आरपीवीपी में, और हम दोनों का इंटरेक्शन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सर के थ्रू मेरे पास आएंगे और मैं और सर मिलके आपके सारे डाउट्स को कोशिश करेंगे उसको आंसर करें। तो आइए लेट अस स्टार्ट विद द केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले बच्चों ये वर्ड आता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स होता क्या है? काइनेटिक्स आपने सुना होगा फिजिक्स जब क्लास 11th पढ़ते हैं आप। काइनेटिक्स का मतलब होता है बच्चों मोशन, मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, मोशन या मूवमेंट। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। किस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसे पता लगाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में अलग अलग बच्चों पोर्शन है टू डिटरमाइन डिफरेंट थिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। जब आप क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे तो थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता लगता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, फिजिबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताते कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। दूसरी तरफ बच्चों जब हम क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो वहां पे हमें ये पता लगता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करके कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या बैकवर्ड होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता लगता था बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू से। तो इक्विलिब्रियम भी हमें ये नहीं बताता था कि स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन जानने के लिए हमें केमिस्ट्री की इस ब्रांच में आना पड़ेगा जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताता है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कई बार बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि सर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं बच्चों की एकदम फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस वर्ड को हमें इंग्लिश वर्ड से जनरलाइज नहीं करना है, उसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं समझनी है। केमिस्ट्री में बहुत सारे वर्ड्स का एक अपना इंटरप्रिटेशन होता है बच्चों। स्पॉन्टेनिटी का मतलब फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी का कोई रिश्ता नहीं है रेट से। तो कई बार हमें लगता है स्पॉन्टेनियस फटाफट रिएक्शन हो जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू। तो आपने देखा कि इक्विलिब्रियम से हम ये पता लगाते हैं कि रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक होगा। थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है हमें कि रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं। और केमिकल काइनेटिक्स हमें बच्चों ये बताएगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को समझने के लिए हमें उसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर के लिए आपको बच्चों थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा लॉगरिथमिक का, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डील किया है पिछली क्लासेस में। तो आइए लेट अस स्टार्ट विद द दिस केमिकल काइनेटिक्स। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फास्ट एंड स्लो रिएक्शन? तो यू कैन सी हियर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत बहुत धीरे होता है, बहुत समय लगता है, आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन में। सिमिलरली देयर इज अ फास्ट प्रोसेस कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। कंबशन बहुत जल्दी होता है रस्टिंग के मुकाबले। सो देयर इज अ फास्ट रिएक्शन, देयर इज अ स्लो रिएक्शन।
ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में यही सब पढ़ने वाले हैं बच्चों, कौन कौन से फास्ट रिएक्शन होंगे, कौन कौन से स्लो रिएक्शन होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, क्या हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन से, प्रेशर से, टेम्परेचर से, कैटलिस्ट से। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चों। सिग्निफिकेंस की बात की जाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स? क्या इसके फायदे हैं? तो जैसे मैंने कहा, हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सिग्निफिकेंस का। आप जानते हैं कि बहुत पोल्यूशन होता है जब कंबशन होता है बच्चों फ्यूल का इन दी इंजन। ठीक है, इंजन में जब फ्यूल जलता है तो उससे पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट सारी गैसेस निकलती हैं। तो क्या हम उन पोल्यूटेंट गैसेस को कम कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। आप देखते हैं हमारी जो गाड़ियां होती हैं, मोटर होती हैं, उसमें लिखा होता है बच्चों बीएस। बीएस का मतलब होता है भारत स्टेज। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। तो आजकल भारत में क्या चल रहा है? BS 6, भारत स्टेज 6। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे हम कैटालिटिक बच्चों, जो आपका एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर कैटालिटिक इंट्रोड्यूस करते हैं, और उससे कैटलिस्ट प्रोसेस के द्वारा हम जो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंबशन के, उसको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। एट द सेम टाइम हम मोटर इंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? यूजिंग कैटलिस्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर दिया बच्चों? मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, वन ऑफ द सिग्निफिकेंस। ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंस है जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के हमें क्या फायदा होगा। एक और फायदे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी समर है, गर्मी है बहुत ज्यादा, तो आप देखते हैं दूध वगैरह जो है अगर हम बाहर छोड़ दें, उसको फ्रिज में ना डालें, तो क्या होता है? यस, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है, दूध फट जाता है। तो हम क्या करते हैं उसको बचाने के लिए? हम उसको फ्रिज में डाल देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। तो फ्रिज में डालने से हमने क्या किया? वी हैव मॉडिफाइड द कंडीशन। कौन सा कंडीशन मॉडिफाइड हुआ? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर की टेम्परेचर? इट इज टेम्परेचर, यस। तो उससे क्या हुआ? हमने रेट ऑफ रिएक्शन, दूध के फटने के रिएक्शन को क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। ठीक है, फ्रीज कर दिया। लैक्टोबैसिलस जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया। बिकॉज उनको एक्टिविटी के लिए, उनको परफॉर्मेंस के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, जो कि होता है आपका रूम टेम्परेचर गर्मियों में। ठीक है, 35 से 45 डिग्री। तो इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन है जिसके प्रोडक्ट्स को, जिसके आउटकम को हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, या काइनेटिक्स के बेसिक सीखते हुए उसको हम चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक सीखेंगे, जो एलिमेंट्री चीजें सीखेंगे काइनेटिक्स के। ठीक है, और जब आप हायर स्टडीज करेंगे तो डेफिनेटली आप उनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। So आइए let us start again and let us move on to the what are chemical kinetics। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, chemical kinetics का मतलब होता है the rate of change of concentration of reactant या product with respect to time। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे उसके प्रोग्रेस को बच्चों देखा जाए? तो उसको देखने के दो तरीके होते हैं। पहला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में देखिए क्या बदलाव हो रहा है समय के साथ साथ। ठीक है, इन दिस ग्राफ यू कैन सी, एक वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? अमाउंट ऑफ केमिकल। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने? टाइम। यू कैन सी एक लाइन बच्चों आपका किसका है? रिएक्टेंट का, डाउनवर्ड आ रहा है, और एक लाइन किसका है बच्चों? आपका प्रोडक्ट का, जो कि अपवर्ड आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं समय के साथ साथ। तो अब आप देखेंगे द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों? कंज्यूम होगा, और किस में ट्रांसफॉर्म होगा? वो प्रोडक्ट में। तो समय के साथ साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। ऑन दी अदर हैंड बच्चों, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा? समय के साथ साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यू कैन सी हियर द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन
कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बच्चों। देयर इज अ फॉर्मेशन एंड देयर इज अ कंजम्पशन या डिकम्पोजिशन। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? प्रोडक्ट का। किसमें कमी आ रही? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में। तो अगर इन दोनों में से हमें एक का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए बच्चों, तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम यही देखेंगे आने वाली स्लाइड में। हम लोग देखेंगे कि वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय आइदर taking the concentration of reactants or taking the concentration of product with respect to time। तो आइए उसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ये वैसे ही है बच्चों जैसे आप लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बिल्कुल, यहाँ पे भी वही है। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन, और टाइम बच्चों फिर वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइनिंग रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिफाइन करें, कैसे इसको समझे? तो देखिए रेट कैसे हमें निकालना है, कैसे समझना है इसको। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का बच्चों यूनिट क्या होता है? इट इज मोल्स पर लीटर। ठीक है, और मान लीजिए अगर गैसियस सिस्टम है, अगर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, तो क्या लेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ले लेंगे बच्चों, एटीएम ले लेंगे। ठीक है, यस, ओके ओके। सो रेट हैज यूनिट ऑफ मोल डेसीमीटर क्यूब पर, है ना, पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या होगा हमेशा रेट का? मोल्स पर लीटर या मोल्स डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब, डीएम पर क्यूब। ठीक है, ऐसा होगा पर सेकेंड, या फिर मोल्स पर लीटर। तो आप देख लेना अलग अलग किताबों में बच्चों अलग अलग तरीकों से या तो मोल्स पर लीटर दिया हुआ या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब पर सेकेंड। एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में जो बच्चों चीजें आती हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो फिर क्या आ जाएगा? एटीएम पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एटीएम। एटीएम किसका होगा? प्रेशर का यूनिट, और पर सेकेंड आपका डिनोमिनेटर। So इस फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम आगे जाके न्यूमेरिकल देखेंगे स्लाइड में, और हम सब कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो रेट के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? वी नीड एनी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्टेंट का, किसी एक रिएक्टेंट का या किसी एक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज अगर हमें पता लग जाए तो हम पूरे रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ा जाए। दिस स्लाइड इज क्लियर। रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालना है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज? किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, किसी एक रिएक्टेंट का या किसी एक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज अगर हमें पता लग जाए तो उससे हम पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट निकाल सकते हैं। चलिए, तो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू, डिफाइनिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद बच्चों जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, जनरलाइज कैसे करें इसको, है ना। तो पहले हम जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, इसके बाद हम स्पेसिफिक रिएक्शन पे चलेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और आपको मैं समय दूंगा कि आप लोग उसका रेट ऑफ अ रिएक्शन लिख के दिखाएं। तो आइए देखते हैं स्लाइड में। फॉर जनरलाइज केमिकल रिएक्शंस, मान लीजिए A moles of A बच्चों reacts with B moles of B to give C moles of C and D moles of D। ये जनरलाइज रिएक्शन आपने पहले भी देखा है। ठीक है, इन दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बच्चों, इन दी इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th। यस, सो यहाँ पे जो छोटे एबीसी हैं बच्चों, दीज आर दी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड जो बड़े एबीसीडी आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी केमिकल स्पीसीज, जो कि चेंजेस जिनमें होने वाला है बच्चों। तो जनरल फॉर्मूला रेट क्या होगा? रेट को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। देखिए रेट इज इक्वल्स टू माइनस 1/a डी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो माइनस का क्या मतलब है? यहाँ पे माइनस का मतलब ये है बच्चों कि जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिया है। अगर ये माइनस नहीं लेंगे तो पता है क्या होगा? ये रेट का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा बच्चों। तो नेगेटिव रेट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस
नहीं होता है। जो डेल्टा ए होता है बच्चों, ये होता है आपका A2 माइनस A1। दिस इज योर A2 माइनस A1, यानी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 1। तो अगर पिछले स्लाइड पे आपने ग्राफ देखा हो बच्चों, तो A2 क्या होगा, कम होगा, और A1 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ओवरऑल रेट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में। तो उसको भी काउंटर करने के लिए भी अप्लाई माइनस साइन। ऑल्सो it minus also signifies that the concentration of the reactant with respect to time keep on decreasing। समय के साथ साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो माइनस के दो फायदे आप देख सकते हैं। एक तो ये हमें बताता है कि समय के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये कम होता रहता है। और दूसरा, रेट हमारा माइनस ना हो जाए, उसको प्लस करने के लिए भी इस माइनस का यहाँ पे उपयोग हो रहा है, क्योंकि माइनस रेट का बच्चों कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी हम रेट ऑफ द रिएक्शन को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, तो बच्चों माइनस लेना न भूले आप। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है हमारा, ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये दोनों बच्चे हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस लिया, फिर बी भी हमारा रिएक्टेंट है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी माइनस 1 बाय बी, ए 1 बाय ए 1 बाय बी। सिमिलरली इफ यू कम टू विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बच्चों, तो प्रोडक्ट में हमें माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट क्या आएगा, हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस की जरूरत नहीं पड़ रही। आप देख सकते हैं 1 बाय सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू अगर हमें दूसरे प्रोडक्ट के एक्सप्रेस करना हो रेट ऑफ द रिएक्शन, तो 1 बाय डी डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और डेल्टा टी नीचे क्या है बच्चों, चेंज इन टाइम। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमने बच्चों स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिया है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है 1:1 का होता है बच्चों, 1:1 का होता है। टू मेक इट 1:1, सारे के सारे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इट गोज टू द डिनोमिनेटर टर्म, 1 अपॉन में आ जाएगा, जो भी आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। और एक चीज याद रखिए बच्चों, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फॉर्मेशन। तो ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों जो लाइन है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। एक लाइन मैंने बोला रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, और एक बच्चों मैंने बोला रेट ऑफ द लेट्स से फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सी। तो क्या ये दोनों एक ही बात है? आंसर इज यस, इट मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बच्चों हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। आइए इसमें समझते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ द फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन कैसे अलग हो सकते हैं और कैसे सेम हो सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, अगर हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, तो हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बच्चों लेना है, ठीक है, हमें ये वैल्यू लेना है यहाँ पे। तो दिस दिस एंटायर टर्म इज योर रेट ऑफ द रिएक्शन, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ द रिएक्शन। और अगर हमें कोई बोले सिर्फ ये बताओ कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन यानी रिएक्टेंट के लिए होगा। तो ये जो टर्म होगा जो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, दिस टर्म अलोन इज कॉल्ड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लिया, तो दैट इज ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा दिया, तो दैट इज नाउ इट इज ओनली द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन केस ऑफ रिएक्टेंट बच्चों। किसी ने हमें हमें पूछा कि ये बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है जी, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे हो। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ओनली डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। फिर उसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट आ गया, अच्छा आप बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, 1/c से उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा। तो प्लीज रिमेंबर दीज। इसमें बच्चे काफी गलती करते हैं, उनको लगता है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन
और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फॉर्मेशन एक ही बात है। एक ही बात बच्चों होगा तब जब सभी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाए, 1। ठीक है, अगर सारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक एक 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 हो जाए, तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी इक्वल। ठीक है, याद रखना है इसको। और अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट है बच्चों, तो ये अलग अलग बातें होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे जाके हम स्लाइड में इस पे एक न्यूमेरिकल भी बच्चों करेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे क्वेश्चन में, या डिकम्पोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेशली जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए जाए। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो वी कैन एक्सप्रेस, जैसे मैंने पहले कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट वी नीड इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसी भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के रिलेटिव में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हियर इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ अ जनरलाइज्ड रिएक्शन। जनरल रिएक्शन का एक रेट एक्सप्रेशन का बच्चों ये फॉर्मूला था। इसमें आपने देखा कि ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, इनका क्या रोल होता है, और अगर ये ना हो तो फिर क्या होता है, और अगर ये हो तो उससे टर्म्स कैसे चेंज हो जाते हैं, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्शन अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो इस न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लेंगे हम आगे आने वाले स्लाइड में, और इसको बच्चों और अच्छे से समझेंगे, इस पे वर्कआउट करेंगे। So this was the generalized reaction rate expression where R is the rate of the reaction, छोटा ABCD is the stoichiometric coefficient, and capital ABCD are the concentration of reactants and products. और डेल्टा का मतलब change in concentration या change in time बच्चों। फाइन। तो आपने देखा कि ओवरऑल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट सिर्फ किसी एक चीज का हमें पता लग जाए, किसी एक रिएक्टेंट का, किसी एक प्रोडक्ट का, कि समय के साथ साथ उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या बदलाव हुआ है, तो उससे हम पूरे रिएक्शन का क्या कर देंगे, रेट प्रिडिक्ट कर देंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हैं और आगे लेके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन बच्चों। डिफरेंशियल का मतलब, डिफरेंशिएशन सुन के खासकर हमारे जो बाय वाले बच्चे एकदम डर जाते हैं, सर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल से क्लास 11 में पीछा छूटा है फिजिक्स में, फिर आप लेके आ गए सर। तो आई थिंक बच्चों इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर इन डिटेल। ठीक है, यहाँ पे नहीं जरूरत है इसकी डिटेल में, बस आपको इसका मतलब समझना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। इस चैप्टर में हमें डेरिवेशन भी नहीं करने, इट इज देयर इन द एनसीईआरटी बट इट इज नेवर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ऐसे डरना नहीं है आपको कि ये क्या आ गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बिल्कुल मैथमेटिक्स बहुत कम है, ना के बराबर है इस चैप्टर में। तो आइए कैसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखे। तो बच्चों जहां पे हमने डेल्टा लिखा था पीछे, उस डेल्टा की जगह आपको डी लगा देना है। आप देखिए, ठीक है, फिर से वही a moles of a plus b moles of b gives c moles of c and d moles of d। तो if you see the rate is -1 by a dA by dt, फिर -1 by b dB by dt। ठीक है, यस, यहाँ पे हमने d यूज किया, d फॉर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के लिए बच्चों। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, नीचे देखिए कि O3 प्लस NO, यही रिएक्शन बच्चों ओजोन लेयर डिप्लीशन में होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो आप पढ़ते हैं या समझते हैं, उसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, एक लेमैन, एक नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए होगा, हाँ यार ओजोन होता है, डिप्लीट होता है किससे, जो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये एक नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो गया। एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, एज अ साइंस स्टूडेंट, हमें थोड़ा और डिटेल में जाना है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होता कैसे, व्हाट आर द chemical reaction involved. So this is the chemical reaction involved. You can see here, it's the O3 ozone is reacting with NO। NO के ऊपर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, इसको रिएक्ट करना होता है। सो इट रिएक्ट
by removing one of the oxygen of O3. NO is very reactive due to presence of odd electron. ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों पढ़ा है क्लास 11th में, ऑड इलेक्ट्रॉन, वहां पे केमिकल स्ट्रक्चर होते थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो NO पे बच्चों एक डॉट होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस इज वेरी रिएक्टिव। तो ये क्या करता है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। कैसे? एक ऑक्सीजन उसका बाहर निकाल लेता है, ठीक है। दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। एंड क्या बन जाता है, NO से क्या बन गया, NO2। और ओजोन क्या बन गया बच्चों, O3 से O2। तो ओजोन का हो गया डिप्लीशन। बस यही है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन ओजोनोस्फेयर में बच्चों ये रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है, यूवी लाइट। इस रिएक्शन को कौन एनर्जी देता है, यूवी लाइट। यूवी लाइट की एनर्जी इस रिएक्शन में चली जाती है, यूज अप हो जाती है, एंड देयरफॉर ओजोन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी, यस, किससे, ओजोन हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी लाइट से। ठीक है, तो इसमें डिटेल में आएंगे बाद में, अभी हम क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में है तो इसको बच्चों रेस्ट्रिक्ट करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन को। तो इस रिएक्शन को देखिए, O3 प्लस NO गिव्स NO2 एंड O2। अब किसी ने हमें बोला, ओके राइट द रेट ऑफ द एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है, सबके रिस्पेक्ट में लिखिए, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक। दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है, तो हमने लिखा रेट इज इक्वल्स टू माइनस DO3/dt। माइनस क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। हो गया पहला। सेकंड, NO पे आ जाओ, फिर माइनस DNO/dt। माइनस क्यों, फिर से ये रिएक्टेंट है क्योंकि, और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी समय के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आ जाओ विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, DNO2/dt। प्लस क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट, DO2/dt। यहाँ पे बच्चों आपने देखा रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब जगह 1 1 1 1। अब अगर मैं इस रिएक्शन में आपको पूछूं, ये बताओ इस रिएक्शन के लिए बच्चों, क्या रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन एंड लेट्स से रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो व्हाट इज योर आंसर, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, सेम और डिफरेंट। यस, तो मेरा क्वेश्चन है, इस रिएक्शन के लिए ये बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2। क्या ये दोनों वैल्यू सेम होगा कि डिफरेंट होगा? यस, राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, इस रिएक्शन के लिए क्या रेट ऑफ द रिएक्शन या क्या रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 दोनों वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम या डिफरेंट? आंसर यस। ओके, सो यस, सो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं इसमें सेम, एब्सोल्युटली बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इसीलिए इस रिएक्शन में रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बच्चों, या फॉर्मेशन ऑफ O2, या डिकम्पोजिशन ऑफ NO, या डिकम्पोजिशन ऑफ O3 विल बी सेम। तो यही मैं पीछे बात कर रहा था पिछली स्लाइड पे, कि आपको देखना होगा कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या नहीं। अगर नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन will be same. If it is there, if stoichiometric coefficient is there, then these value may be different. तो इसको बच्चों याद रखना है, और अभी आने वाली स्लाइड में we'll have a numerical on this, एक numerical भी करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आप लिखना सीख गए हैं, ठीक है। आप ये भी समझ गए बच्चों कि क्या सिग्निफिकेंस होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या। आप ये भी समझ रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन एंड हाउ इट इज सिमिलर और डिफरेंट टू रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है, ये सब कैसे अलग अलग हो सकते हैं और सेम हो सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन फर्दर, आगे बढ़ते हैं।
अब आपके लिए बच्चों एक टास्क है, दैट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए सबका 1 2 3। ठीक है, तो आपको मैं ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, बस 3 मिनट दूंगा, जल्दी से इन तीनों के डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ, 3 मिनट। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यस सर हो गया है, शाबाश बच्चों, कीप ऑन डूइंग। पहले का आंसर क्या होगा रिएक्टेंट का? यस, माइनस डी आई। डी आई माइनस का मतलब वो आयोडाइड आयन है बच्चों। ठीक है, तो पहले का अगर हम लिखें तो क्या होगा, डी आई बाई डी टी विद माइनस साइन। यस, ओ सी एल के बारे में अगर हम लिखें तो डी ओ सी एल माइनस बाई डी टी विद माइनस साइन इज इक्वल्स टू डी सी एल माइनस बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी ओ आई माइनस बाई डी टी। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर आप बी का बच्चों लिखेंगे तो क्या होगा, 1/3 माइनस साइन 1/3 डी ओ टू बाई डी टी। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस 1/2 डी ओ थ्री बाई डी टी, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूं जानबूझ के, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, जो भी बच्चों गलती होगी या अच्छे से लिखेंगे, ये सब लर्निंग है आपके, आप लोगों के लिए, सीखेंगे आप इससे। ठीक है, एंड सिमिलरली थर्ड वाला भी आप लिख देंगे, सी का भी आंसर लिख देंगे, 1/4 माइनस डी एन एच थ्री बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस डी ओ टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/4 डी एन ओ बाई डी टी, एंड लास्ट में प्लस 1/6 डी एच टू ओ बाई डी टी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख पाएंगे इक्वेशंस का। तो चलिए अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन फर्दर, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अब न्यूमेरिकल लिया गया है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी का ही है एग्जाम्पल, इस पे हम अप्लाई करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल बच्चों 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, 1 to 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है पहले, और उसके बाद नीचे आप अनसॉल्व है, इसको आप ट्राई करेंगे। तो पहले सॉल्व वाला देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया, आइए देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एट दिस टेम्परेचर, मॉनिटर किया जा रहा है इस रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 जो उसका डिकम्पोजिशन को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो क्या मॉनिटर हुआ ये बताओ कि ये पता लगा कि शुरुआत में उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 2.33। ये देखो 2.33 मोल्स पर लीटर। ठीक है, दिस इज द मोलैरिटी इनिशियली, जब T इज इक्वल टू 0 पे रिएक्शन को शुरू किया गया। और 184 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो 2.08 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो बच्चों हमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना कमी आया वो पता लग गया, हमें हमें टाइम भी पता लग गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब होता है, बच्चे कई बार बोलते हैं सर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या है। भाई इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक मोमेंट पे, किसी एक टाइम पे। एवरेज का मतलब होता है बच्चों ड्यूरेशन। ठीक है, लंबे समय अंतराल के लिए, दैट इज योर एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसका दोनों का कैलकुलेशन का फॉर्मूला सेम है, दैट इज डेल्टा। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, नीचे चेंज इन
टाइम। बस फर्क इतना है कि इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, और एवरेज का मतलब बच्चों लंबे ड्यूरेशन, ठीक है, लंबे समय में, दैट इज योर एवरेज। तो घबराना नहीं है कि सर ये एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ठीक है, इन दोनों का कैलकुलेशन बच्चों सेम है, बस ड्यूरेशन की बात है। अगर लंबा ड्यूरेशन है दैट इज एवरेज, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस। नाम से ही पता लग रहा है इंस्टेंट, फटाफट, है ना। ओके, सो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, पहला क्वेश्चन। और दूसरा देखो बच्चों, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें पूछा है भाई फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताओ या प्रोडक्शन ऑफ NO2 बताओ। तो हम आइए पहले फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो रेट ऑफ द रिएक्शन हम कैलकुलेट करेंगे जिसके बारे में पता है, हमें रिएक्टेंट के बारे में पता है। तो हमने लिखा फॉर्मूला -1/T डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी। यस, हमने वैल्यू पुट इन की, पहले क्या था कॉन्सेंट्रेशन और बाद में क्या था। तो कॉन्सेंट्रेशन बाद में क्या हुआ 2.08, और पहले क्या था 2.33। सब्सट्रैक्ट किया, टाइम हमें पता लग गया 184, और शुरुआत में 0 टाइम, आंसर आ गया। ठीक है, पर मिनट में बच्चों इसको बोला गया पर मिनट में कैलकुलेट करो रेट, पर आवर में कैलकुलेट करो, पर सेकेंड में, तीनों हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, हो जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन का इंटरेस्टिंगली उसको उस पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा आपको कि रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्शन या डिकम्पोजिशन मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो यहाँ पे बच्चों ये डिफरेंट होगा कि सेम होगा, इसके दो तरीके हैं, एक सॉल्व करके और दूसरा बच्चों इक्वेशन को देख के। तो इक्वेशन में देखिए क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है कि सेम है। तो आपने बोला सर N2O5 का तो 2 है, NO2 का सर 4 है, तो अलग अलग हो गए। इसका मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ द रिएक्शन सेम नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमने क्या किया, हमने लिखा रेट ऑफ द रिएक्शन, अब की बार बच्चों विद रिस्पेक्ट टू NO2, NO2 के रिस्पेक्ट में लिखा है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो विद रिस्पेक्ट टू NO2, ठीक है। और ये विदाउट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हमारा क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये वाला टर्म है बच्चों हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो हमें 1/4 नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 को हमने रेट ऑफ द रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, 4 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन में तीन तरीकों से निकाला है, पर मिनट, पर आवर, पर सेकेंड। इनमें से जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, या तो पर मिनट में यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर, या तो पर आवर में बच्चों, या फिर पर सेकेंड में। तो इनटू 4 टाइम्स कर दिया हमने रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इससे क्या आ गया हमारा डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। ये क्या है हमारा, दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो बच्चों इस तरीके की न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, आइए फिर से समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। एक बार फिर से देखिए, हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कॉन्सेंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू N2O5 बच्चों। ठीक है, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज N2O5 के रिस्पेक्ट में क्या निकाल लिया, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, या यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला है भाई इसको सेकंड में निकालो, पर आवर में निकालो, या मिनट्स में निकालो, वो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके 60 से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब ये वाला पोर्शन हमने क्लियर कर लिया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो हमने लिखा जी रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2 क्या होगा, 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन बच्चों किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने N2O5 के रिस्पेक्ट में लिखा, जिससे हमें ओवरऑल पूरे रिएक्शन का रेट निकल आए। अब हमें NO2 चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ NO2 के रिस्पेक्ट में लिखा रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो LHS हमें पता है, लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होता है, सिर्फ डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। ये 1/4 हमें हटाना है, तो हमने क्या किया, 1/4 को रेट ऑफ द रिएक्शन से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 गया ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज इट, और ये आपका क्लियर बच्चों।
सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों को नीचे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको दे देते हैं होम असाइनमेंट, ठीक है, ये आपको आज होमवर्क दे देते हैं ये वाला क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी दिए एनसीईआरटी में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 क्वेश्चन इसमें से एक मैंने लिया है, एक एनसीईआरटी में, दोनों क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट दे देते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है, आपको क्या दिक्कत आती है या कौन बच्चे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर बताना कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था बच्चों की, व्हाट इज द रेट ऑफ द रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स, स्टोइचियोमेट्रिक का क्या रोल होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ द ओवर रिएक्शन क्या होता है, ये सब बातें आपकी एलिमेंट्री थी, बेसिक थी, ठीक है। तो बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग है तो अब इस चैप्टर में हमें बिल्डअप करने में, इसको समझने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर बच्चों अफेक्ट करते हैं। सीबीएसई एग्जाम में ये 1 से 2 मार्क्स में आता है कि किसी भी 2 फैक्टर के नाम लिखिए, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि राइट एनी 2 फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी 2 फैक्टर के नाम बताइए जो रेट ऑफ द रिएक्शन को बच्चों अफेक्ट करते हो। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्टर लिए हैं, आपको कम से कम 3-4 फैक्टर इसमें से जरूर याद रखने हैं, ठीक है। तो ये वन बाय वन लेट अस स्टार्ट। So the first and very important factor is the temperature. Temperature has significant effect on the rate of the reaction. डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को बच्चों हम पढ़ेंगे, चैप्टर में कवर करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, सर ने बस टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन की खत्म कर, नहीं, आने वाली क्लासेस में टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन सब पे हम लोग बात करेंगे, ओरिएंटेशन कैटलिस्ट सब पे बात करेंगे बच्चों इन डिटेल। तो बस अभी आपको एक एक यूं समझिए ट्रेलर दे रहे हैं, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। यस, ओके। So what are the factors that affect the rate of the reaction? So you can see here the temperature, there is a concentration term, there is a pressure term, ठीक है, then there is a concentration के बाद क्या आ गया हमारा, प्रेशर। प्रेशर बोलते हैं बच्चे, सर प्रेशर क्यों, भाई अगर गैसेस स्टेट है बच्चों तो वी यूज रादर प्रेशर। फिर सरफेस एरिया, आपने सरफेस केमिस्ट्री बच्चों पढ़ा है, हमने जो पिछले मई जून अप्रैल मई में जो हमने क्लासेस की थी उसमें हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर भी पढ़ा है बच्चों, पढ़वाया आपको। और हमने देखा वहां पे कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्टर, ठीक है। तो सरफेस एरिया का भी रोल होता है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, इसके बारे में भी डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ओरिएंटेशन पे देना चाहूंगा। मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट में आप देखते हैं कि मान लीजिए किसी बॉलर ने बॉलिंग की और नो बॉल कर दिया और उस पे वो बैट्समैन जो है वो आउट हो गया, तो क्या उसको आउट माना जाता है, नहीं, क्योंकि वो उसकी डिलीवरी क्या थी, फेयर नहीं थी, नियम के मुताबिक नहीं थी, उसका पैर जो है स्टेपिंग क्रीक से बाहर निकल गया, तो आउट तो हुआ बैट्समैन लेकिन इनइफेक्टिव, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तो ऐसे ही बच्चों केमिस्ट्री में भी होता है, केमिस्ट्री में भी ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। विल डिस्कस कि मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन होना चाहिए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन से जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तब जाके वो किस में कन्वर्ट होंगे, इनटू द प्रोडक्ट। एंड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट की बात करेंगे।